ऑलराइट। तो कोई एक बार कंफर्म कर देगा कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है? Yeah, we can hear you. ओके, ऑलराइट, थैंक यू। तो वैसे हाल-चाल अगर पूछेंगे तो आप लोग यही कहेंगे कि हाल-चाल तो बुरे हैं। क्योंकि मार्केट कुछ बहुत अच्छी नहीं रही है, तो हाल-चाल तो बुरे ही रहेंगे। अगर डे ट्रेडर है तो अलग बात है, उनके हाल-चाल हो सकते हैं ठीक हो। उसमें भी ऐसा नहीं है कि सारे डे ट्रेडर कोई भी होगा तो वो ठीक कर रहा होगा। लेकिन जो डे ट्रेडर हैं, एटलीस्ट उनका ये हो सकता है कि वो एक्सपोज़र कम कर सकते हैं कभी भी। तो मार्केट क्लोज़ होने के पहले उनका एक्सपोज़र बहुत कम हो सकता है। अगले दिन अगर उनको कुछ समझ में आता है तो वो ट्रेड कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन जो हम करते हैं यहाँ पे, या जो हम एडवोकेट करते हैं कि करना चाहिए, वो एक ऐसा काम है कि उसमें इतनी आसानी से एक्सपोज़र कम और ज़्यादा नहीं होता। क्योंकि उसमें आप थोड़ा-सा बड़ा मूव देख रहे होते हैं, तो उस बड़े मूव के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। और अगर आपको टाइम देना पड़ेगा तो आप इतनी जल्दी-जल्दी कैसे एक्सपोज़र बहुत घटा-बढ़ा सकते हैं। तो ये एक समस्या आप कह सकते हैं कि इसमें है। अब लेकिन एक बात समझिए, आप कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमेशा आपने देखा होगा कि कोई भी काम करने का कोई एक तरीका नहीं, कोई भी काम। उसमें हमेशा आपके पास 3, 4, 5, 10 डिपेंडिंग ऑन कि वो क्या काम है, हमेशा आपके पास एक से ज़्यादा तरीके होते हैं एक काम करने के। और उसमें कोई तो बात होती है जिसकी वजह से आप ये चुनते हैं कि जो है, क्या तरीका आप अपनाएँगे अपने लिए। तो अपने लिए आप क्या तरीका अपनाएँगे, वो आप चुनते हैं कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपको क्या समझ आता है, आपके लिए नेचुरल क्या है। तो वैसे कई सारे फैक्टर मिला के आप चुनते हैं कि भाई ये तरीका है, ये हम अडॉप्ट करते हैं, हम इसके हिसाब से चीजें करेंगे। वैसे ही मार्केट में अगर देखें तो मार्केट में हर तरीके से पैसे बनते हैं, बहुत तरीके से पैसे बनते हैं। कोई सिर्फ इंडेक्स ट्रेड करता है, फ्यूचर्स ट्रेड करता है, क्योंकि ऑप्शन को वो बोलता है गैम्बलिंग है, वो बहुत तेज मूव करता है। कुछ दूसरे लोग हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, फ्यूचर्स में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, हम ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस सेलर है, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ऐसा उनका मानना है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं, हमारे पास उतने भी पैसे नहीं है, तो हम जो है ऑप्शन खरीदते हैं, उसमें कम समय में ट्रेड ओवर हो जाता है और ज्यादा कैपिटल भी नहीं लगती, लेकिन उसमें स्क्रीन टाइम ज्यादा देना होता है, वो तरीका है। कुछ लोग ये करते हैं कि भाई हम धीरे-धीरे खरीदते रहेंगे, 10 साल, 15, 20 साल तक होल्ड करेंगे। स्टॉक्स को हमें कोई लेना-देना नहीं है कि बीच में इंटरेस्ट रेट का क्या हो रहा है, किसका किसके साथ वॉर हो रहा है और पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। लेकिन हम वो धीरे-धीरे करके खरीदते रहेंगे, वो डिसेंटली मैनेज्ड कंपनी है, ब्लू चिप स्टॉक हैं, वो ऐसा काम करते हैं जिसकी ज़रूरत 15-20 साल बाद भी पड़ेगी इंसान को, तो उनकी मार्केट रहेगी। और चूँकि इंडिया ग्रोइंग मार्केट है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है, तो ऐसे बिजनेस आज से 5 साल 10 साल बाद बड़े ही रहेंगे। अब चूंकि वो बिजनेस बड़े रहेंगे तो उनका कहना ये है कि स्टॉक प्राइस यहाँ से तो ऊपर ही होगा कहीं। तो वो एक तरीका है। अच्छा, ये जो तरीका है, इसको जो पॉपुलरली कहा जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जरूरी नहीं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वैल्यू इन्वेस्टिंग हो, बट फिर कुछ लोग कहेंगे कि हर एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग जो है एक्चुअली वैल्यू इन्वेस्टिंग है। तो वो सब बहुत सिमेंटिक्स, उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये हमें समझने की जरूरत है। ये कहना आसान होता है कि 10 साल बाद ये हो जाएगा, ये बिजनेस तो बढ़ता ही रहेगा, बड़ा होता रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती रहेगी, तो स्टॉक ऊपर चला जाएगा इवेंचुअली, तो हम पैसे कमा लेंगे। लेकिन एक पूछिए अपने आप से कि आपने कुछ खरीद रखा है और 1 डेढ़ 2 महीने में वो आपका पोर्टफोलियो 20% डाउन हो जाए, कैसा लगेगा आपको? अच्छा, आप ये भी सोचिए, इसको कॉन्टेक्सचुअलाइज़ करना ज़रूरी है। आप, ऐसा हो सकता है कि आप यंग हैं ना, 25, 28, 30 साल की उम्र है आपकी, और आपने अभी-अभी स्टार्ट किया है ये सब, और
मान लेते हैं ऐसा कि आप जो है साल भर में जो कमाते हैं, हो सकता है बिज़नेस हो सकता है जॉब हो, कुछ भी हो सकता है, वो 10 लाख है। आप जब 10 लाख कमाते हैं और जो आपका पोर्टफोलियो है वो अभी 3 लाख है। उसकी वजह ये है क्योंकि आपने अभी-अभी अपनी लाइफ में स्टार्ट किया ये पैसे वाला फ़ेज़, कमाने वाला फ़ेज़, तो आपकी सेविंग कम है, तो 3 लाख की आपकी सेविंग है। अच्छा 3 लाख का पोर्टफोलियो वो 20% गिर जाता है 2 महीने में, चूँकि आप 10 लाख कमाते हैं साल भर में तो आपको दुःख नहीं होगा। क्योंकि 3 लाख का 20% अगर आप गिराते भी हैं तो कितना होता है 60,000। और अगर आपका 10 लाख का हम वो मान रहे हैं तो उधर करीब-करीब 80-90 हज़ार तो आप महीने में कमाते हैं। तो अगर 80-90 हज़ार महीने में आप कमाते हैं और 60 हज़ार इधर चले भी गए 2 महीने में, चूँकि पहले बहुत अच्छा कर रहे थे, तो आपको कुछ खास बुरा नहीं लगेगा। लेकिन एक दूसरा इंसान जिसकी उम्र 40 साल है, कंसिडरेबल सेविंग है उनके पास और उन्होंने मान लेते हैं कि आप 1 करोड़ रुपए डाल रखा है। अब उनका अगर 20% गिर जाएगा तो वो होता है 20 लाख। अच्छा मान लेते हैं कि उनकी जो एनुअल कमाई है वो 30 लाख है। अब 30 लाख कमाने वाला इंसान अगर 2 महीने में देखता है कि उसके 20 लाख चले गए मार्केट में, तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हैंडल करना। ये कहना आसान होता है कि ये 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल रखेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि वो करना बहुत मुश्किल है। आप कई लोगों को पर्सनली जानते होंगे जिन्होंने पिछले 3-4 महीने में जो है कंप्लीटली एग्ज़िट किया होगा मार्केट से, फिर आए होंगे, फिर एग्ज़िट किया होगा। लेकिन पूरे टाइम वो बोलते हैं कि हम चार्ट नहीं देखते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी होती है, हम फंडामेंटल्स बस देखते हैं, हम बिज़नेस पे जो है एनालिसिस करते हैं और बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो बातें वो कुछ और करते हैं, उनके डीड्स कुछ और हैं। तो वर्ड्स और डीड्स के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है। ये ज़्यादातर लोगों के साथ होता है और ये सिर्फ़ मार्केट की बात नहीं है, ये ज़्यादातर लोगों के साथ ज़्यादातर जीवन के हिस्से में होता है कि जो वो कहते हैं और जो वो करते हैं, उसमें ज़मीन-आसमान का अंतर होता है। अब लेकिन चूँकि वो समस्या की बात इसलिए नहीं क्योंकि चूँकि ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं, तो कौन कहेगा कि इस बात से समस्या है? अगर ज़्यादा लोग इस स्टैंडर्ड को फॉलो करें कि वो जो कहते हैं वही वो करें और जो करते हैं वही वो कहें, तो फिर शायद ये अपवाद की सिचुएशन होगी जहाँ पे अंतर हो, तो फिर लोग उस पे सवाल उठाएँगे कि आपने ऐसे कहा था करते आप कुछ और हैं। आपने देखा होगा कि वो बहुत से कुछ 2020 में एक अर्ली फेज़ में मई, जून, जुलाई के आसपास में एक बहुत ही बड़ा सैलाब आया था फार्मा और केमिकल स्टॉक्स के लिए। वेबिनार, सेमिनार, ट्वीट्स और ब्लॉग्स और पता नहीं क्या-क्या। मतलब चारों तरफ आप देखेंगे तो फार्मा, केमिकल इनकी बहुत बात हुई और बहुत से स्टॉक थे उन्होंने बहुत अच्छा किया मतलब 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना। तो हम सब ने वो देखा है। अच्छा चूँकि हमने भारतीय निवेशक स्टार्ट किया था जुलाई 2020 में, तो अब ऑब्वियस सी बात है उसी के बाद हम कुछ बात कर सकते हैं। जब स्टार्ट किया था प्लेटफ़ॉर्म, तो हम थोड़े लेट थे उस पार्टी में। लेकिन फिर भी बहुत हद तक जो मूवमेंट थे, वो हमने कैप्चर किए। हमने यहाँ पे वो सब डिस्कस किया है, वो कैप्चर किया। अच्छा, वो हो गया, लेकिन जब हम वो करते थे, जब हम उन सब स्टॉक्स की बात करते थे, तब भी हमने कभी ये नहीं कहा कि ये स्टॉक ऐसा है कि इसमें जो है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, हमने कुछ पोल्स वगैरह ज़रूर डाली होंगी कि 10 साल में लॉरेंस लैब कहाँ ट्रेड करेगा, मार्केट कैप के टर्म्स में या सुवेन फार्मा कहाँ ट्रेड करेगा। बट हमने कभी ये नहीं कहा कि ये यहाँ पे ट्रेड करेगा। 2 बातों में अंतर है। हमारा ये पूछना कि कोई चीज़ कहाँ पे ट्रेड कर सकती है और हमारा ये कहना कि ये चीज़ यहाँ पे ट्रेड करेगी, दोनों में ज़मीन-आसमान का अंतर है। हम 10 साल में कोई चीज़ कहाँ पे ट्रेड करेगी हम इसलिए नहीं कहते हैं, क्योंकि हमको ये समझ में आता है कि हम जो भी कहेंगे वो बहुत अलग होगा वास्तविकता से जब वो 10 साल बाद हम वहाँ पे पहुँचेंगे। तो कोई पॉइंट नहीं है वो कहने का। अगर हम वो आज कहेंगे, कोई हम बड़ी बात बोल देते हैं कि नहीं-नहीं ये तो बहुत अच्छा करेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग टेम्प्ट हो जाएँ और उसमें कोई बड़ी पोज़ीशन बना लें और बाद में अगर स्टॉक गिरे तो आप उससे बाहर ना निकल पाएँ इमोशनल अ, कनेक्ट की वज़ह से कि नहीं-नहीं इन्होंने तो कहा था कि ये बहुत हो जाएगा और जनरली जो ये कहते हैं वो हो जाता है। अब अगर 10 साल बाद वो बात गलत साबित हो जाए, पता नहीं हम कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे और आप कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, लेकिन आपका नुकसान बहुत हो जाए। तो उस बात की वजह से हम कभी ये नहीं कहेंगे कि 10 साल में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक स्टॉक जैसे एशियन पेंट, एचडीएफसी बैंक, रिलैक्सो, लाल पैथलैब ये सब स्टॉक्स हैं, इनके बारे में कहना तब भी आसान है कि 10 साल में ये डिसेंटली करेंगे। लेकिन वो जो छोटे-छोटे नए बिज़नेसेस हैं या जो टेक इंटेंसिव बिज़नेसेस हैं, जिसमें रिस्क हाई होता है, वैसे बिज़नेस के बारे में कोई फार फेचिंग कमेंट करना बहुत ही रिस्की है। लेकिन अगर हम फार फेचिंग कमेंट करेंगे तो वो आप सबको पसंद आएगा। आपको लगेगा वाह! क्या बात है, बड़ा लॉन्ग टर्म सोचता है। बड़ी अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म नहीं सोचते ये।
ये एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं करते चाहते, लेकिन वो सुनने में अच्छा लगेगा, उससे आप पैसे नहीं कमाएंगे। हमारे फॉलोअर्स बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे, ये हमको पता, लेकिन कोई समस्या नहीं है, हमको फॉलोअर्स की ऐसी कोई चिंता नहीं है कि हम ये बोलेंगे तो फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, तो हमें कोई ऐसा इंटेंट नहीं है। तो इसलिए हम वो कहने की कोशिश करते हैं जिससे आपका नुकसान ना हो, आपका फायदा हो। तो ये जो तरीके हैं, अब इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम बस ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने पिछले 1.5-2 साल में कुछ देखा है, उसकी वजह से आपने एक सोच बना ली कि नहीं, अब आप जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाएँगे, तो समझ जाइए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना ये कहना बहुत आसान है। यकीन मानिए 6 महीने मार्केट खराब रहेगी, तो आप चारों तरफ से रोएँगे, परेशान हो जाएँगे कि क्या करें? तो बहुत बेहतर है कि आप अपने प्लान को, जो भी आपका स्ट्रैटेजी है, प्लान है, प्रोसेस है, उसको अलाइन कर ले अपनी पर्सनैलिटी से, नेचर से। आप जो झेल सकते हैं उसके आस-पास घूमेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ज़्यादा इधर-उधर हो गए तो ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो आपको ये समझना है कि आप क्या हैं, क्यों हैं, आपके क्या गोल्स हैं, उनको अचीव करने में जो ऑब्स्टेकल्स आएँगे, क्या वो आप हैंडल कर पाएँगे? तो वो देखना ज़रूरी है। कोई ये कहे कि नहीं-नहीं, ये स्टॉक जो है हमने 2004-5 में खरीदा था, फिर वो 3-4-5 गुना हो गया, लेकिन फिर 2008 का क्रैश आ गया, फिर वहीं पहुँच गया और फिर अगले 10-12 साल में 25 गुना हो गया। तो अब इफेक्टिवली वो ये बता रहे हैं कि पिछले 15 साल में 25 गुना हो गया। साउंड्स गुड, लेकिन आप अपने आप से पूछिए, क्या आप ये हैंडल कर पाएँगे? आप कोई चीज़ खरीदते हैं, वो 4-5 साल में 4-5 गुना हो जाती है, फिर वापस वहीं पहुँच जाती है। आप हैंडल कर पाएँगे? ₹100 का आपने कुछ खरीदा, 500-600 का हो गया, वापस 100 का हो गया। 6 साल में आप जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। हैंडल कर पाएँगे? नहीं, ज़्यादातर लोग नहीं कर पाएँगे। आप कहने के लिए आज ये कह सकते हैं कि आप हैंडल कर लेंगे, क्यों? क्योंकि आज आपको पता है कि अगले 12 साल में क्या हुआ। आपको पता है कि अगले 12 साल में वो 25 गुना हो गए। इसलिए आप आज ये प्रश्न का उत्तर देंगे कि नहीं-नहीं, हम तो हैंडल कर लेंगे। लेकिन अगर हम वहाँ ले जाके आपको छोड़ देंगे 2009 में, तो आप नहीं हैंडल कर पाएँगे। आपको लगेगा इससे बेवकूफ़ी क्या बात है कि 6 साल में 5-6 गुना हो गया, फिर वापस वहीं पहुँच गए और हम कुछ कर नहीं पाए। अच्छा, ये क्यों सही बात है, हम आपको बता देते हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले 1.5-2 साल में आप सबने बहुत सारे स्टॉक्स देखे हैं जिसमें बहुत अच्छा गेन हुआ, बहुत अच्छा गेन हुआ। कुछ स्टॉक उनमें से आपके पोर्टफोलियो में भी रहे होंगे, वॉच लिस्ट में रहे होंगे, पोर्टफोलियो में रहे होंगे। वो स्टॉक्स आपने देखे कि नहीं-नहीं, अच्छा ये बढ़ा। आपने कोई स्टॉक लिया, वो महीने में 30-40% बढ़ गया और ये हम कह रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि 30-40% तो ये छोटी बात कह रहे हैं हम। बहुत से स्टॉक हैं जिन्होंने 30-40% से भी ज़्यादा किया। उसमें से कई स्टॉक हमने भी बात की है, पब्लिक में बात की, प्रो में बात की। आप लोगों ने खुद से खोजे हैं कई स्टॉक जो ग्रुप में डिस्कस किए। कई स्टॉक हैं जिन्होंने महीने में 30-40, 50-60% कर दिया। लेकिन उनमें से ज़्यादातर स्टॉक्स ने बाद में उसमें कुछ गेन खा गए। मानिए 50% एक स्टॉक बढ़ गया 1 महीने में, अगले महीने जो है 25% गिर गया वहाँ से। तो ₹100 वाला स्टॉक 150 का हो गया और 150 जाने के बाद जो है 25% गिर गया, तो करीब साढ़े ₹37 गिर गया। तो ₹113 पे पहुँच गया। इफेक्टिवली आप 100 से 150 गए, 150 से 113 वापस पहुँच गए, ₹112.50। आपको बुरा लगेगा ये? बिल्कुल लगेगा। आप ये भी नहीं झेल पाएँगे। ₹100 पे आपने कुछ खरीदा, 150 तक गया, फिर वो ₹112.50 पे आ गया, तो आप ये नहीं झेल पाएँगे। आपको लगेगा कि ये क्या हो गया? कैसे हमने जो है 30% गेन टॉप से जाने दिया? कहाँ थे हम? क्या कर रहे थे? तो जब आप ये नहीं झेल पाएँगे, ये नहीं झेल सकते हैं, आप सिमुलेट करके सोचिए, आपको एहसास हो जाएगा जो बात हम कह रहे हैं कि क्या आप ये झेल सकते हैं या नहीं। तो अगर ये मुश्किल है, तो 5-6 साल में जो गेन आए थे 3, 4, 5 गुना, 6 गुना जो भी, वो सारे अगर निकल जाए मार्केट, तो कैसा लगेगा आपको? बहुत बुरा लगेगा। ये कहना, ये पढ़ना कि इस स्टॉक ने पहले ये किया था, फिर ये कर दिया, फिर ये कर दिया, वो एक अलग भावना होती है क्योंकि उसमें आपके पास सारा डेटा आज तक का है। तो उसमें पहले से आपको पता है कि ये अच्छा करेगा बाद में। लेकिन जो आज आप कर रहे हैं उसमें आपको नहीं पता है कि आगे क्या होगा। इसलिए ये डिफरेंट है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं जो प्रैक्टिस में बहुत अच्छा करते हैं। वो चाहे क्रिकेटर्स हों, चाहे आप में से जब आप यंग थे, जब आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो आप जब मॉक टेस्ट और ये सब देते थे, या जो आपके घर के और बच्चे होंगे जो अभी पढ़ रहे हैं, जब वो लोग मॉक टेस्ट देते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनकी परफ़ॉर्मेंस टेस्ट वगैरह में काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन जब वो रियल एग्ज़ाम में जाते हैं, तो कुछ कुछ तो अलग हो जाता है और उसकी वजह से बहुत से लोगों का जो है रिज़ल्ट वो नहीं आता जो आना चाहिए। उनको पता है कि उनकी काबिलियत है वहाँ तक की, लेकिन वो आता नहीं। ये समस्या मार्केट में और ज़्यादा प्रेवलेंट है।
क्योंकि यहाँ पे तो साफ-साफ तुरंत-तुरंत आपके लालच और भय का जो है मिलन होता है। हर थोड़ी देर में आपको कभी लालच आएगा, फिर भय आएगा। लालच आएगा कि और बढ़ेगा, अभी वेट करते हैं, ऊपर जा रहा है। गिरने लगेगा तो आपको भय आएगा कि अभी ही बेच दें क्या? नहीं तो पता नहीं खा ना जाए सारा प्रॉफ़िट। एग्ज़ाम तो तब भी आसान है, क्योंकि वो फार फेचिंग होते हैं। आपको पहले से पता होता है कि एग्ज़ाम निकालेंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर जाके कहीं कुछ होगा, है ना? 8th क्लास में होता है तो आपको बताया जाता है कि 10th में चले जाएँ आप, ठीक है? 10th क्लास में होता है तो फिर आपको बताया जाता है कि 12th कर लीजिए, फिर अच्छा हो जाएगा। 12th हो जाता है तो फिर बताया जाता है ये एग्ज़ाम निकालिए तो आपका जो प्रोफ़ेशनल कोर्स है ना, जो इंजीनियरिंग मेडिकल और एनीथिंग है ना, वो वहाँ आप अच्छे कॉलेज में चले जाएँगे तो लाइफ़ अच्छी हो जाएगी। तो आपको हमेशा आगे बताते रहते हैं कि ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, फिर जब वो कर लेंगे आप तो नया बता देंगे। मार्केट में तो उल्टा है ना, मार्केट में तो तुरंत-तुरंत दिखने लगता है कि हमने इतने पैसे लगाए, इतना बढ़ गया या इतना घट गया। तो ये तो और भी ज़्यादा कठिन काम है। तो ये आपको समझना है कि आपकी साइकोलॉजी क्या है और आप क्या चीज़ जो है हैंडल कर सकते हैं। अब देखिए एक एक चूँकि ये सब हम बात कर रहे हैं, तो अभी हम आपने देखा होगा कि जो हमारा तरीका है वो जनरली पोजिशनल ट्रेडिंग का है। 40, 50, 60% कम से कम ऐसा रिटर्न चाहिए। 12-15% का स्टॉप लॉस होता है। कुछ 4 महीने से 10-12 महीने तक का ट्रेड होता है जनरली। और अच्छा, अब ऐसा नहीं कि उससे बड़े ट्रेड नहीं होते हमारे, लेकिन उसमें ये है कि अ, आपने देखा होगा कि साल भर में करीब 3-4 महीने ही होते हैं जब स्टॉक मूव करता है, कोई भी स्टॉक हो। तो जो 2/3 टाइम होता है स्टॉक का वो मोस्टली नॉन मूवमेंट वाला होता है। तो आपको कुछ तरीके सीखने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, जिससे आप वो नॉन मूवमेंट वाला टाइम निकाल दें। जनरली अगर हम एक स्टॉक की बात करते हैं ना और उसकी अगर हम अगले साल फिर से बात करें, इसका मतलब है कि क्योंकि बीच में वो 6-8 महीने के लिए सो गया होगा, ठीक है? तो इसलिए वो जो है बात नहीं करते। फिर जब दोबारा अच्छा दिखता है तो फिर से बात कर लेते हैं, है ना? तो वो हमारा स्टाइल है। अब उसमें से कई लोग आप में से होंगे जिनको समझ में आता है कि नहीं, नहीं ये चलेगा तो है, अभी ठीक ही कर रहा है, मतलब मूव नहीं कर रहा है साइड में, लेकिन कुछ नीचे भी नहीं जा रहा है, तो चलो होल्ड कर लेते हैं। वो आपका अपना एक तरीका है, लेकिन हमारा तरीका वो है। अब देखिए जो हमारा तरीका है उसमें जब ये व्हिपसॉ मार्केट आएगी ना जो अभी की है, बहुत वोलेटाइल, इसमें बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट होंगे हमारे। अब तो हमारे पास 2 चॉइस है, या तो हम ये करें कि हम भाई ट्रेड लेना बंद कर दें और पुराने के ऊपर ध्यान दें और वो जैसे भी करें उसके बाद एंड कर दें मैटर। या एक अलग तरीका है कि भाई जो रेगुलर काम करते हैं वो करते रहें, कुछ नया दिखेगा अच्छा तो वो ले लेंगे। लेकिन आपने देखा है कि कोई टेक्निकल काम नहीं करता जब टॉप डाउन कोई अप्रोच आती है मार्केट के सामने। अभी ये थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं ना, ये थोड़ा हैवी सेंटेंस है, लोडेड। सो टॉप डाउन का क्या मतलब है कि कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज़ फ्लो की वजह से अगर मार्केट रिएक्ट कर रही है, जनरली ये बुरा ही होता है न्यूज़ फ्लो, तो कोई भी टेक्निकल चीज़ें होल्ड नहीं करती हैं। उसकी वजह ये है कि अगर कोई जहाज डूब रहा है, तो आप कितने मजबूत हैं, कितने सुंदर दिखते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जहाज डूब रहा है और वहाँ पे जो भी है, वो डूबेगा। उसमें कोई और तरीका नहीं है। तो जब टॉप डाउन न्यूज़ फ्लो के बेसिस पे मार्केट मूव कर रही हो, जैसे अभी हो रहा है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ज़्यादातर स्टॉक को टेक्निकल होल्ड करना। क्योंकि मार्केट क्या है? मार्केट फ्यूचर को डिस्काउंट करने की कोशिश कर रही है। अब चूँकि वो न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी है और वो डेली बदल रही है। इनफैक्ट डेली छोड़िए, आवरली के टाइम फ्रेम में बदल रही है। हर 15 मिनट में कोई नया स्टेटमेंट आता है। उसका इम्पैक्ट मार्केट को जो है डिस्काउंट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा वोलेटिलिटी होगी। उसकी वजह से सारे स्टॉक्स पे इम्पैक्ट आएगा और बड़ा मुश्किल हो जाएगा चार्ट्स को और इन सब चीज़ों को होल्ड करना। तो उस वजह से ये फेज़ जो है थोड़ा पेनफुल हो जाएगा। अब उसकी वजह से क्या होगा कि कई सारे स्टॉप लॉस जो है हिट होंगे। सीरीज़ ऑफ स्टॉप लॉस जो है हिट होंगे। तो ये अच्छा हुआ है। कई पिछले कई दिनों में आपने देखा होगा कि आपके पोर्टफोलियो में कई सारे स्टॉक्स हैं जिन जो 15% या उससे ज़्यादा डाउन हो गए। तो टेक्निकली आपका स्टॉप लॉस तो हिट हो गया, ठीक है? अब लेकिन देखिए यहाँ पे ये गलती नहीं करना है आपको। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे ही आप जो है एक श्रेणी बनाते हैं हानि वाले ट्रेड्स की, तो आपको एक डाउट आने लगता है अपने प्रोसेस के ऊपर कि यार ये कर तो रहे थे हम, चल रहा था, क्या ये बुल मार्केट की वजह से चल रहा था क्या? और शायद अब नहीं चलेगा, शायद ये खराब था पहले से ही, वो तो बस लक था इसलिए चल रहा था, अभी तो क्योंकि कुछ नहीं चल रहा है। तो आप भूल जाएँगे कि वो जो प्रोसेस है,
उसने पहले क्या करके दिखाया है। आप ये भी नहीं कोशिश करेंगे कम से कम जाके पुराने चार्ट खोल के उस प्रोसेस को सेम अप्लाई करके देखें तो, कि कब-कब काम करता था, कब-कब नहीं काम करता था। आप ये सब कुछ नहीं करेंगे। आप इर्रेशनल हो जाएँगे, क्योंकि आपने श्रेणी देखी है, सीरीज़ देखी है लॉसेस की। उसकी वजह से आपके अंदर एक इर्रेशनैलिटी, इमोशनल अ, फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आप सब कुछ जंक कर देंगे लॉजिकल प्रोसेस। और फिर आप वो खोजने लगेंगे कि कोई तो होगा जो एक नया प्रोसेस बता दे, जो पैसे कमा के देगा हमें। आप उस खोज में निकल जाएँगे कि नहीं, नया कुछ करते हैं, खोजते हैं कोई तरीका, जिससे जो है इस एनवायरनमेंट में भी पैसे बन सकें। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि प्रॉब्लम प्रोसेस की नहीं। बिल्कुल आप ये गाँठ बाँध लीजिए, प्रॉब्लम प्रोसेस की नहीं। आप प्रोसेस पे भरोसा करते हैं कि नहीं, ये एक प्रॉब्लम, जो कि शायद आप डाउट करने लगते हैं अगर आपको सीरीज़ ऑफ लॉसेस देखने पड़े। तो एक तो आपको प्रोसेस पे भरोसा होना चाहिए, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी प्रोसेस हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं। कोई भी प्रोसेस कितना भी अच्छा हो, प्रोसेस कितना भी वो जीनियस ट्रेडर इन्वेस्टर ने सालों की मेहनत से बनाया हो, सुपर कंप्यूटर्स की कंप्यूटिंग पावर के बाद डेटा क्वांट एआई पता नहीं क्या यूज करके जो है आप मॉडल बनाते हैं, उससे आपको ट्रेड लेते हैं, फिर भी वो प्रोसेस हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो पहली बात आपको ये समझ लेना है दिमाग में, कोई भी प्रोसेस हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं हो। और आपको लेकिन फिर भी एक प्रोसेस चुनना पड़ेगा और उस पे भरोसा करना पड़ेगा, तभी आप जो है मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो इतनी बात हो गई। अब आपको यहां पे ये समझना है कि जब आपका प्रोसेस डिजायर्ड रिजल्ट यील्ड नहीं करे, अगर आपका प्रोसेस आपके मन के मुताबिक जो है परिणाम नहीं दे पा रहा है, तो आपको हमेशा एक ही काम करना होता है, कोई भी सिचुएशन हो, थोड़ा स्लो हो जाइए, थोड़ा धीरे करिए चीजें, ठीक से देखिए आसपास क्या चल रहा है। क्योंकि अगर आप कुछ गलती कर रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत आउटकम आ रहा है, अगर आप वहां पे स्लो हो जाएंगे तो क्या होगा? एक्टिविटी आप हटा रहे हैं ना, कम कर रहे हैं ना, तो आपके जो आउटकम्स है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि वो गलत ही आउटकम आ रहे हैं, तो आउटकम कौन से टाइप के कम होंगे? गलत वाले, राइट? सो इट विल एक्चुअली हेल्प यू। अच्छा, चूंकि आप स्लो हो जाएंगे तो आपके पास ज्यादा टाइम मिल जाएगा प्रोसेस करने के लिए। आप जो है नी जर्क रिएक्शन नहीं देंगे, कोई इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेंगे। तो हमेशा आपको ये करना है कि स्लो करना है। ठीक है? अब देखिए, आप हमेशा ऐसे रैंडमली कुछ-कुछ कहीं से पढ़ लें, किसी ने कुछ ट्वीट किया, कहीं से आपने खुद से कुछ देखा या मार्केट देख रहे थे तो आपको दिख गया। अब वो आप यूज़ करने लगे, 2-4 दिन वो चलने लगे, ऐसा पॉसिबल है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ड्यूरेबल एक्चुअली स्ट्रैटेजिकली सेंसिबल प्रोसेस है। किसी बात को ये कहना कि ये ड्यूरेबल है, इट कैन मेक यू मनी ईयर आफ्टर ईयर फॉर डिकेड्स, वो एक अलग बात है। ये हर 3-4 दिन में अगर आप नया प्रोसेस डेवलप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप अभी ये नहीं समझते कि प्रोसेस किसको बोलना चाहिए। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है? कि बहुत जल्दी-जल्दी आप जो है प्रोसेस स्विच करने लगे, क्योंकि आप स्विच करेंगे ना तो हर चीज़ को टाइम लगता है टू अंडरस्टैंड, टू बी एबल टू इम्प्लीमेंट प्रॉपर्ली और फिर उसके रिजल्ट देखने में। अब मान लेते हैं कि इन सब में लगता है 3 महीना। अब लेकिन आप इतने इम्पल्सिव हो गए हैं पिछले कुछ 2 साल के रिजल्ट देख के, आप जो है हर 1 डेढ़ महीने में प्रोसेस ही बदलते रहते हैं। तो ऐसे में तो आप उसको टाइम ही नहीं दे रहे हैं उसको प्ले आउट होने के लिए। अगर आप टाइम नहीं दे रहे हैं प्ले आउट होने के लिए तो उसकी गलती थोड़ी ना है, प्रोसेस की गलती नहीं है। प्रोसेस बताने वाले की भी गलती नहीं है, जिसने प्रोसेस खोजा है उसकी भी गलती नहीं है। गलती है अगर किसी की तो सिर्फ और सिर्फ आपकी। क्योंकि आप जो है नादानी कर रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि कितना समय उसमें लगता है ये प्ले आउट होने में पूरी तरीके से, ठीक है? अब देखिए ये पिछले 2 साल में एक आदत हो गई लोगों को डेली पैसा कमाने की, है ना? डेली पोर्टफोलियो बढ़ता है कुछ ना कुछ। अब ये आदत थोड़ी सुधारनी पड़ेगी, ऐसा हमेशा नहीं होता। तो थोड़ा-सा आपको जो है चीज़ें रीसेट करनी पड़ेंगी अपने दिमाग में।
और आप ये समझ लीजिए चूँकि कोई भी प्रोसेस हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है, इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं जो कि अब डायरेक्ट हो रहा है, कि हर प्रोसेस में पेन है। हर प्रोसेस में कोई ना कोई एक समय आएगा, कोई ना कोई एक स्थिति आएगी, जब वो लॉस कराएगा आपको और जब वो लॉस कराएगा तो आपका पेन का समय होगा उस प्रोसेस में। अब वो प्रोसेस कैसा है, मार्केट कैसी है, वो समय कैसा है, उन तीनों चीज़ों के हिसाब से वो डिपेंड करेगा कि कब पेन पॉइंट्स आएँगे। लेकिन आएँगे ज़रूर। ऐसा कोई प्रोसेस दुनिया में नहीं है जिसमें पेन ना हो और ऐसा कोई प्रोसेस दुनिया में नहीं जिसमें अनसर्टेनिटी ना हो। तो ऐसा भी कभी नहीं होगा कि कोई ऐसा हो जाए, आपको ऐसा ट्रेड मिल जाए जिसमें रिस्क ही ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। रिस्क उसी में नहीं है जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। जिसमें प्रॉफिट है उसमें रिस्क ज़रूर होगा। बिना रिस्क के प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। आयरन रूल है। लेकिन एक बात आपको समझना है, जब आपको समस्या हो, जब आप चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जब आपको लगता है कि काफ़ी जो है आप गँवा रहे हैं, है ना? तो आपको ये देखना है कि आप थोड़ा स्लो कर दें। आप कई बार जो है देखते हैं कि चीज़ें आपके ऑफ़िस में, आपके बिज़नेस में कई बार होता है कि आपको नहीं समझ में आता। आपका जो है दिमाग जो है लगता है कि ये है तो वही सारे काम लेकिन हो नहीं पा रहे हैं अभी। तो आप क्या करते हैं? आप थोड़ा स्लो करते हैं ना चीज़ें, मन को हटाते हैं वहाँ से। उसमें और घुसने की कोशिश नहीं करते, वो गलती नहीं करते आप। क्योंकि वो आप सबको देखते हैं कि सारे लोग तो कोई ना कोई काम करते ही हैं जीवन में, तो आपने उन सबको बचपन से देखा है। आपने खुद देखा है जीवन में अपने, तो आप सीखते हैं, आप आपको समझ में आता है। मार्केट में लेकिन लोग उल्टा करने लगते हैं ऐसा। मार्केट में जैसे ही आपसे गलती होने लगती है, यू बिकम मोर एक्टिव, ज़्यादा एक्टिवली ट्रेड करते हैं। अब फिर तो अगर आप गलत आउटकम आ रहा है और आप एक्टिविटी बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ आउटकम्स बढ़ जाएँगे। अब चूँकि गलत ही आउटकम आ रहे हैं तो फिर तो गलत आउटकम्स बढ़ जाएँगे। ये तो आपको नहीं चाहिए था। इसका मतलब है कि आपको स्लो होना है, ठीक है? मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको डेली कुछ ना कुछ नया मिलेगा। डेली आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। डेली आपको एक पुरानी जो आपकी सीख होगी वो चैलेंज होगी उस दिन और आपको लगेगा शायद ये गलत सीखा था या इसमें कुछ थोड़ा नुआंस था जो छूट गया था हमसे, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें थी जो साइकोलॉजिकल और उन सब एस्पेक्ट्स के बारे में था कि कैसे हमको देखना है, कैसे हैंडल करना है, ठीक है? अब आप देखिए मार्केट और मार्केट एनवायरनमेंट ये जो है एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये जो है सड़क की तरह है और आप जो है ड्राइवर, ठीक है? मार्केट और मार्केट एनवायरनमेंट जो है सड़क की तरह है और आप जो है ड्राइवर हैं। अब एक बात बताइए, अगर आपको नेशनल हाईवे मिल जाए या एक्सप्रेसवे मिल जाए, एक्सप्रेसवे पे अगर आप फोर व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो 100 के आसपास तो काटा होना चाहिए, है ना? वरना फिर पॉइंट क्या है? नेशनल हाईवे में भी 80-90 तो होता है आराम से, है ना? लेकिन एक अगर गड्ढे वाली सड़क मिल जाए तो आप क्या करते हो? स्पीड कम कर लेते हो या अगर आपके पास ऑडी है तो वो छोड़ के आप ऑटो में बैठ जाओगे क्योंकि गड्ढे वाली सड़क है, वहाँ ऑटो ज़्यादा चलते हैं। तो आप कभी ये गलती तो वहाँ तो नहीं करते। वहाँ पे तो जैसी आपको सड़क मिलती है, जैसा ट्रैफिक मिलता है उसके हिसाब से आप स्पीड एडजस्ट करते हैं, आप कैसे ड्राइव करते हैं ये एडजस्ट करते हैं। गाड़ी नहीं बदलते। गाड़ी वहाँ पे जो हम एनालॉजी ले रहे हैं इसमें प्रोसेस है। तो आप यहाँ क्यों प्रोसेस बदलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि गड्ढे वाली सड़क मिल गई पिछले कुछ हफ्ते में। आप स्लो कर लीजिए, समझ में आता है। मत ड्राइव करिए, किनारे खड़े हो जाइए, ये भी समझ में आता है। लेकिन ये नहीं समझ में आता कि आप जो है ऑडी छोड़ के जो है ऑटो में जाने वाले हैं। इसमें कोई समझदारी हमें नहीं समझ में आती। खैर, अब किसी को कुछ बोलना है, पूछना है, कहना है तो अ, आप कह सकते हैं। उसके बाद कुछ और बातें हैं करने के लिए तो देन आई विल मूव टुवर्ड्स देम। शायद किसी को कुछ नहीं कहना, कोई बात नहीं। तो आप जो एक सेंट्रल पॉइंट है वो फिर से मैं दोहरा देता हूँ।
अगर एक टॉप डाउन सेलिंग है, ओवरऑल मार्केट रिस्क एनवायरनमेंट खराब हो गया है, न्यूज फ्लो की वजह से मार्केट मूव कर रही है, कोई स्टॉक का टेक्निकल काम नहीं करेगा तब, ठीक है। और कोई स्टॉक इंडिविजुअली कितना स्ट्रांग है आज, कल कितना वीक हो जाए आप ये नहीं कह सकते। आप ऐसी एक आशा रख सकते हैं कि जो स्टॉक आज स्ट्रांग है वो शायद कल बाकी के स्टॉक्स के कंपैरिजन में स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि बाकी तो ऑलरेडी ही वीक है ना। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये स्ट्रांग है चूंकि आज तो कल भी स्ट्रांग रहेगा। आप बस रिलेटिवली एक प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बोल सकते हैं, क्योंकि अगर जहाज डूबता है तो आप कितने मजबूत हैं, कितने सुंदर हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। जहाज डूब रहा है, वहां पे जितने भी लोग हैं उन सबकी एक ही फेट है। वही मार्केट में होता है। अगर टॉप डाउन ओवरऑल मार्केट का जो इन्वायरमेंटल रिस्क है वो अगर बढ़ जाए, हाइटेंड हो जाए, तो फिर एक ही काम होता है और उसमें सबकी वही वाट लगनी है। बस ये कि किसी की ज्यादा लगेगी किसी की कम लगेगी वो एक अलग बात है, लेकिन लगेगी सबकी बात, यही होता है। तो इसलिए आपको कभी ये नहीं भूलना है कि आपके रूल्स क्या हैं। क्या है आपके रूल्स? कि फ्यूचर कोई नहीं जानता, बियॉन्ड द पॉइंट नोबडी नोज एनीथिंग। आपको हमेशा लॉसेस को कट करना है टाइम से। अगर आपको डर लगता है तो रिड्यूस करिए पोजीशन साइज को, इतना रिड्यूस करिए कि आपको नींद जो है वापस सही से आ जाए। प्रॉफिट्स कहीं दिखे उसको लॉस में कन्वर्ट नहीं होने देना, चाहे छोटा ही प्रॉफिट हो। प्रॉफिट आखिर में प्रॉफिट ही होता है, लॉस आखिर में लॉस ही होता है। अगर कहीं आपको डिसेंट प्रॉफिट हो जाए किसी ट्रेड में, ये क्रिमिनल है अगर आप उसको वापस से लॉस में कन्वर्ट हो जाने देते हैं। अभी जो सिचुएशन है आप कह सकते हैं थोड़ा तूफान टाइप की सिचुएशन है, स्टॉर्मी नाइट्स, है ना। मॉर्निंग में उठेंगे तो पता नहीं होगा कि गैप डाउन होगा कि क्या होगा। अभी आज तो गैप डाउन हुआ तो होपफुली कल गैप अप होना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये जो अभी हम तूफान के बीच में खड़े हैं, तो हमको ये इस बात का एहसास रखना है कि हम तूफान के बीच में हैं। लेकिन कभी ना कभी ये जो घने काले बादल हैं ये हटेंगे, छटेंगे। जैसे ही ये छटेंगे हटेंगे तो बाहर आ जाएंगे हम। लेकिन अपने पास एक छाता है तो उसकी वजह से हम बाहर थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं, वह स्टॉप लॉस। तो अगर आपके अंदर ये क्षमता है कि इस तूफानी स्टॉर्मी नाइट में विंड जो ब्लो कर रही है उसके बावजूद अगर आप अम्ब्रेला लेके विथस्टैंड कर सकते हैं, तो प्लीज फील फ्री ट्रेड करिए। लेकिन अगर आप वो डर लगता है आपको तो छोड़ दीजिए, थोड़े समय के लिए कम कर लीजिए, पोजीशन साइज कम कर लीजिए, कुछ भी कम कर लीजिए, नंबर ऑफ ट्रेड्स कम कर लीजिए, पोजीशन साइज कम कर लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो। लेकिन ये मत कभी ना करिएगा कि आप मार्केट छोड़ दें, क्योंकि हर बुल मार्केट में बहुत सारे नए लोग आते हैं और उसके बाद जो फेज आता है उसमें सब भाग जाते हैं। 90% लोग आते हैं, थोड़ा सा पैसा देखते हैं, कमाते नहीं है, देखते हैं, और फिर बहुत सारा पैसा कमाते हैं और फिर भाग जाते हैं। 10 ही % है जो बचते हैं, उसमें 2-4% है जो एक्चुअली प्रॉफिटेबल हो पाते हैं, बाकी सब तो वो बस आ गए हैं और फिर वो बाकी लोग उनसे पैसे कमाते हैं, ये होता है। लेकिन हम और आप वेल नहीं है, हमारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं है। जब होंगे तब खुश हो जाएंगे, लेकिन अभी तो नहीं है। तो एक एडवांटेज है कि हम थोड़ा आसानी से चीजें मैनेज कर सकते हैं, लिक्विडिटी की कोई समस्या नहीं है, हम कभी भी बेच सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं। उसका थोड़ा फायदा हमको उठाना चाहिए। टाइम से हमको लॉसेस कट करना चाहिए, स्टॉप लॉस हिटों तक कट करना चाहिए, ट्रेल करना चाहिए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जो है लॉस में कन्वर्ट नहीं हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको फिलोसफिकली कैसे मार्केट के बारे में देखना सोचना है, ये एकदम दिमाग में बना के रखना है, ठीक है। और एक बात और, अगर कोई सेक्टर है या स्टॉक है जिसने वर्टिकल राइज देखा है, इसका मतलब ये कि उसमें ज्यादातर जो लोग ओन कर सकते हैं तो वो ओन कर रहे हैं। अगर वहां पे अब डिप आती है तो उसको खरीदने नहीं जाना, प्लीज ऐसी गलती नहीं करना। उनकी अगर आप डिप खरीदने जाएंगे तो हो सकता है वो डिप डीपर है ना, और फिर बहुत डीपर, और फिर डिपर, और फिर सब हालत बुरी हो जाएगी। तो थोड़ी वैसी गलती नहीं करेंगे, कुछ बेसिक्स का ध्यान रखेंगे तो ज्यादा कुछ ऐसी समस्या आनी नहीं चाहिए। किसी को कुछ कहना है? Hi, BM. Just one quick thing. So, as per you, now the stop loss and that nothing makes sense now because everything is falling. So, I या was actually confused to whether to book half the. So, some of the stocks are in okay profit, some of them are in losses, which I don't mind booking हम्म it.
and Hmm. I don't see a clarity also like going ahead how the market is going to be. So what is your suggestion to book half the? So there are two options I'm having. One is Okay. to book half the quantity, keep the money with me, or book the Yeah. full quantity and keep the money with me at the later stage. So what do you suggest in this? So I'll say this. So first of all, at least booking some of them makes sense. Okay. अब वो कितना करना है, that Hmm. depends, like, overall your personality and style and all of those things. But booking some of those things makes sense. And I'm not saying that you should keep cash, after you book out, because you can book out and you can still find the good trades still. Like, for example, a few days ago I talked about Jackson Paul Pharma and it is doing well. Yesterday I posted something about Santi Gears, although not directly but indirectly. I said something about Santi and gear, which makes sense that I was talking about Shanti gear. So you can still find some opportunities. So probably you can trade few ideas and keep close eye, or kuch thoda gadbad hoga, you can take your money out of it. So that way, like, this is not the time of buying 50 stock का bulk, आपका पास basket है और कहाँ क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा. This is not that time. This is time to be focused, very सर्जिकली प्रिसाइज, है ना, कि यही करना है, इसी स्टॉक में करना है, इतना ही करना है. तो इट मेक सेंस कि अभी आप कुछ बहुत बुक कर लेंगे तो इट्स बेटर. अच्छा, अब बुक कर लेंगे तो जो कैश आएगा वो अगर आप यूज करेंगे नाइट ट्रेड में, तो वो मॉनिटर करना फिर भी आसान है, क्योंकि वो आपने अभी अभी इंटर किया है, आपने अभी अभी उसको सब एनालाइज किया, तो उसमें सारे पॉइंटर्स आपके सामने एकदम फ्रेश है. लेकिन कोई स्टॉक आपने 6 महीने पहले खरीदा था, 4 महीने पहले ना, उसमें 30-40% प्रॉफिट है, वो गिरने लगेगा, वो कब 5% 10% बचेगा आपको एहसास भी नहीं होगा. तो वो चीजें हैं. तो मतलब अभी ये यहाँ पे ये भी है कि इंडियन मार्केट में आई डोंट सी मच डाउन साइड. ठीक है, आई डोंट सी मच डाउन साइड. लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में क्या हो जाएगा नहीं होगा वो कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप चूंकि उनमें रन बहुत फ्यूरियस था एज कंपेयर टू फ्रंट लाइन बिग स्टॉक्स और इंडिसेस. तो उसमें पिटाई जब होगी तो ऑब्वियस बात है पिटाई भी थोड़ी ज्यादा होगी, तो उसकी वजह से वो वीकर दिख रहे हैं. ज्यादातर जो स्मॉल कैप मिड कैप के स्टॉक्स हैं वो वीकर दिखाई दे रहे हैं. तो अब कई लोगों का मानना तो ये है कि हम 2018 में पहुंच गए. आई डोंट थिंक कि हम 2018 में, आई डोंट बिलीव दैट. बट स्टिल, हु एम आई टू से कि वो 2018 नहीं है या है ना. तो आई लाइक टू ट्रेड विद सम कॉशन, विच मीन्स कि इंडिविजुअली थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करना है, कम पोजीशंस रखना है, थोड़ा लाइट कर लेना है चीजें, ठीक है. और जो अभी मार्केट में अच्छा दिख रहा है उसको ट्रेड करना है. तो वो जो बड़े स्टोरीफाइड आइडिया थे कि इनमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, शायद उनको थोड़ा किनारे कर दें, तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा. तो ये है, मतलब कोई ब्लैंकेट Understood. एडवाइस नहीं है फिर भी, ठीक है. Understood. And why do you feel so much volatility is there in the market? Because every down it's going flip flop. So any particular reason so much? Because I don't know whether in the past history so much volatility was there in the market. Now every day Nifty is like 200, 300 points here and there. So what is the reason for this? What is your analysis? I, yeah. So I'll tell. So Siddhartha has commented about VIX chart. Okay, so VIX is like mathematical defined formula जिसकी वैल्यू होती है परसेंटेज में होती है वो, है ना. अभी कुछ पागल लोग हैं वो बोलते हैं 80 हो जाएगी विक्स की वैल्यू. अच्छा, उन्होंने कभी जीवन में गणित नहीं पढ़ा है और विक्स का तो फॉर्मूला कभी देखा ही नहीं है. अदरवाइज दे वुडंट बी टॉकिंग लाइक दैट, सो बट एनीवे, सो दीज आर नॉट लाइक लीनियर थिंग्स. जो विक्स है वो वोलेटिलिटी को इंडिकेट करता है. तो इंडिया विक्स करके एक आप कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है. आप ट्रेडिंग व्यू में जाके उसको सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा. जब जब वो 20 के ऊपर आएगा तो आप समझ लीजिए कि जो है वोलेटिलिटी बहुत ही एक्सट्रीम होने वाली है. तो ये आप एक आसान सा मेजर है कह सकते हैं कि जिससे आपको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है. तो वो लास्ट टाइम जब हमने 20 के ऊपर हम गए थे, तो वो कुछ ज्यादा मौके नहीं रहे हैं जब 20 के ऊपर रहे होंगे. लेकिन ये कोरोना वाला समय था जिसमें फॉल बहुत स्टीप था, बहुत तेज, है ना. तो उस समय में मार्च में ही पहुंच गए थे हम 20 के ऊपर, और उसके बाद तो काफी ऊपर तक गए थे, 84 तक चले गए थे. उसका रीजन यही है क्योंकि वो जो फॉल था वो बहुत अनप्रेसिडेंटेड था. उतना तेज इतिहास में कभी नहीं गिरी कोई मार्केट, इसकी वजह से विक्स वहां तक पहुंच गया था. बट जनरली वो एक बात है. अच्छा, अभी मार्केट में इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी क्यों है? उसकी वजह ये है क्योंकि अभी जो है मार्केट में जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो पहले से बहुत आसान है और बहुत ही सुगम है, बहुत ही फास्ट है. तो आप देखेंगे कि आज की डेट में इंफॉर्मेशन डिसएडवांटेज एडवांटेज शायद नहीं है, एक्सेप्ट वो जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है. वो अगर आप मान लेते हैं कि रशिया ये वॉर वाली है, ठीक है,
अब इसमें अगर नाटो का कोई सेक्रेटरी या ईयू का सेक्रेटरी या यूएस का डिफेंस सेक्रेटरी या वीपी या प्रेसिडेंट कुछ बोलता है, तो जैसे ही वो बोलेंगे वो आपकी भी स्क्रीन में उसी टाइम फ्लैश करेगा न्यूज़, ऑलमोस्ट उसी टाइम। और वही जो है एक बिलियनियर के स्क्रीन पे फ्लैश करेगा उसी टाइम पे, ठीक है? कुछ एक आध सेकंड का आगे पीछे हो जाए तो हो जाए, है ना? डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या देख रहे हैं। बस उतना ही डिफरेंस है। तो वो ज़माना चला गया जब इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो था, वो जो है गेटेड था, तो डिसएडवांटेज एडवांटेज होता था। उसकी वजह से क्या है कि लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं। उसी की वजह से ये व्हिपसॉ मूव्स क्रिएट होते हैं कि एक ही दिन में निफ्टी जो है 300-400 पॉइंट ट्रैवल कर लेता है ऊपर-नीचे। तो पहले ये जो है बैंक निफ्टी में होता था, है ना? क्योंकि बैंक निफ्टी जो एक्चुअली मोर देन डबल यू नो न्यूमेरिक टर्म्स में है ना कि करीब 37-38 हज़ार पे हो और इधर 17,000 पे हो, है ना? तो वहाँ पे इट मेक सेंस कि 300-400 पॉइंट क्यों ट्रैवल करता है, क्योंकि उसमें जो बेस है वो बड़ा है, लेकिन यहाँ पे तो बेस बहुत छोटा है ना? हाफ से भी कम 40-45% लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा था। वो जो न्यूज़ का जो फ्लो है ना? वो बदल गया है, उसके मीडियम बदल गए हैं और एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई जो कि एक अच्छी बात है, उसकी वजह से ऐसा हो गया। बाकी और कुछ ऐसा नहीं है। एक और रीज़न आप ये जो है एट्रिब्यूट कर सकते हो ये वोलेटिलिटी के लिए क्योंकि जो बहुत सारा पोर्शन है पैसे का वो अब पैसिव हो गया है ना, जो प्रोग्राम्स के थ्रू रन किया जा रहा है ना? अल्गोस के थ्रू। तो अब अल्गोस के थ्रू क्या होता है कि व्हेन समथिंग स्टार्ट्स गोइंग अप दे स्टार्ट बायिंग इट एंड कीप बायिंग इट एंड देन इट कीप्स गोइंग अप और फिर जब वो गिरने लगेगा दे विल स्टार्ट सेलिंग इट, कीप सेलिंग इट और फिर वो ज़्यादा गिरा देंगे उसको, है ना? तो वो अल्गोस का भी थोड़ा आप कह सकते हैं कि इम्पैक्ट है जिसने वोलेटिलिटी को थोड़ा-सा बढ़ा दिया। तो ये 2 फैक्टर है। तीसरा एक और फैक्टर है। जब से वो जो पहले से रिलेटेड है, जैसे-जैसे ये न्यूज़ फ्लो बड़ी आसान हो गई है, पहुँचना इन्फॉर्मेशन का डिसएडवांटेज ऑलमोस्ट खत्म हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत से लोग अ, जो उनका होल्डिंग पीरियड है वो घट गया पहले से, ठीक है? तो वो शार्पली रिएक्ट करते हैं। अब चूँकि ज़्यादातर लोग ट्रेडर बन गए हैं, है ना? अगर टाइम पीरियड घटता जा रहा है इसका मतलब क्या है? जल्दी-जल्दी आप ट्रेड कर रहे हैं, है ना? ट्रांज़ैक्शंस आपकी ज़्यादा हो गई, नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शन इन द सेम पीरियड। तो अगर ऐसा हो गया है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसमें बहुत सारे लोग हैं जो अब ये चार्ट वगैरह देखने लगे। दैट मीन्स दैट इफ समथिंग बिकम्स वीक तो फिर वहाँ पे कुछ लोग बेचेंगे। अब उसकी वजह से वो और गिरेगा। तो अगला सपोर्ट टूटेगा तो फिर वहाँ पे और ज़्यादा लोग बेचेंगे। So that also, accentuates this problem of volatility further. तो ये कुछ explanations हैं। अब अच्छा इसमें कुछ academic वैकेडमिक नहीं है ना, I'm just speaking whatever I have seen है ना, वो थोड़ा ऐसे ही मतलब it's not like कि I have put a lot of efforts to understand whatever is going on. Okay, so I'm just saying what I have seen lately. Okay. और किसी Yes, को yes. कुछ पूछना है तो आई वन वे इज टू यू कैन आस्क हियर अनदर वे इज यू कैन आस्क इन द ग्रुप आल्सो ना यू कैन इन द टेक्स्ट और किसी को कुछ बोलना है पूछना है कहना है जरूरी नहीं है कि पूछना ही हो कुछ कहना भी हो सकता है तो फील फ्री इफ यू हैव समथिंग टू से आई मेड एवरीबॉडी स्पीकर ओके नो नथिंग ऑलराइट सो somewhat mid caps are more hit when they can come back see I have answered this कि क्यों ऐसा हो रहा है कि स्मॉल कैप मिड कैप ज्यादा पिटाई हुई है उनकी रीजन ये है कि वो ज्यादा ऊपर गए थे सिंपल है और अच्छा वो ज्यादा ऊपर क्यों गए थे क्योंकि उनका साइज छोटा है सो अगर 100 करोड़ रुपए चेज करता है एक कंपनी जिसका मार्केट कैप 2,000 करोड़ है और एक दूसरी कंपनी जिसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ है और एक तीसरी कंपनी जिसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ है ऑब्वियस सी बात है जो 2,000 करोड़ वाली है वो तो मून पे पहुंच जाएगी 100 करोड़ रुपए की वजह से सो अब लेकिन अगर उल्टा भी इसका सही है अगर 100 करोड़ रुपए की सेलिंग हो रही है 2 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी में तो इट वुडेंट इवन नोट रजिस्टर एनीवेयर लेकिन अगर 20,000 करोड़ वाली में 100 करोड़ की सेलिंग हो रही है थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा लेकिन अगर 2,000 करोड़ वाले मार्केट कैप की कंपनी में 100 करोड़ की सेलिंग हो जाएगी तो वो फिर जमीन में पाताल लोक पहुंच जाएगा दैट इज वही है ना अच्छा वो कब वापस आएंगे लाइक दैट इज वेरी हार्ड टू से कि वो कब वापस आएंगे तो अच्छा वो एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट भी है मिड कैप्स क्या है मतलब मिड कैप्स की जो इंडिसेस भी हैं अपने पास कितने स्टॉक है उसमें 100 200 ऐसे ही राइट लेकिन अपने पास जो टोटल स्टॉक है वो तो बहुत ज्यादा है अच्छा
लार्ज कैप में अगर आप निफ्टी सेंसेक्स देखते हैं तो इट मेक सेंस, क्योंकि लार्ज कैप के ज्यादा स्टॉक नहीं है और उसमें भी 30-50 स्टॉक तो इधर ही है इंडेक्स में, तो उसकी वजह से इट मेक सेंस कि आप निफ्टी देखते हैं तो इट कैन ब्रॉडली गिव यू द पिक्चर ऑफ लार्ज कैप स्टॉक्स. बट लुकिंग एट स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स एंड सेइंग कि स्मॉल कैप और मिड कैप्स में क्या होगा, ये थोड़ा मिसलीडिंग हो जाता है. ठीक है, तो लेकिन वो जो इंटरिम फेज होता है ना, ट्रांजिशन वाला, उसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता. तो अगर मिड कैप्स जो है डी रेट हो रहा है तो फिर सारे की पिटाई होगी उसमें से, लेकिन कुछ मिड कैप्स होंगे वो फिर से वापस आ जाएंगे और स्टे करने लगेंगे, या उनकी पिटाई थोड़ी कम होगी, तो ऐसा कुछ कुछ होगा. लेकिन मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स इसमें इंडेक्स देख के मतलब कुछ बहुत ज्यादा है ना, इट डजंट मेक सेंस. आपको स्टॉक्स अपने देखने चाहिए, वो अच्छा कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, चीजें ठीक दिख रही हैं, देन यू कैन होल्ड ऑन टू देम. और अगर नहीं हो रहा है ऐसा तो यू कैन एग्जिट, एंड जब चीजें थोड़ी सही होगी यू कैन कम बैक लेटर आल्सो, है ना. तो मतलब उसमें ऐसा कोई इशू थोड़ी है कि आपको म्यूचुअल फंड थोड़ी होगी आपको ये बताना पड़ेगा कि नहीं नहीं ये मैंने क्यों एग्जिट कर दिया था 2 महीने पहले और मैं अब फिर थोड़े हाई प्राइस पे क्यों खरीद रहा हूँ. You have nobody to answer. The only thing you should answer to is the outcome. If they're good enough, well, nothing beats it. Some mutual funds buying on dips in the sector that have risen sharply. हाँ, ये म्यूचुअल फंड वाले करते क्या है, बोलते कुछ और है करते कुछ और है, तो इनकी भी यही समस्या है. सो एजेंशियली वो सबको बोलते हैं वैल्यू करना चाहिए ये वो, लेकिन खुद उल्टा करते हैं ना. तो मोमेंटम वाला चीज खरीदते हैं क्योंकि उनको क्या होता है कि दे हैव टू मैनेज देयर नेक्स्ट क्वार्टर परफॉर्मेंस. तो एनएवी को थोड़ा ठीक करना है. अब एनएवी कैसे ठीक होगा यार, एनएवी के लिए तो यू हैव टू बाय समथिंग दैट इज रनिंग स्टिल, सो दैट इज व्हाई दे चेज व्हाट इज राइजिंग शार्पली. तो मोस्टली टाइम वही करता है वो कि जो अभी बढ़ रहा होता है वो उसको खरीद रहा होता है, उसी की वजह से तो एनएवी इंप्रूव होगा ना. दैट इज व्हाट दे आर डूइंग. लेकिन अब चूंकि वो एक्सेप्टेंस नहीं है उनके अंदर तो उसकी वजह से कोई प्रोसीजरल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो तो दे आर जस्ट डूइंग इट बिकॉज यू नो शॉर्ट टर्म में वो इंसेंटिव्स वैसे ही है. दैट इज व्हाई दे आर डूइंग इट, सो इट डजंट बेनिफिट एनीबॉडी, यू नो, except that they tend to gather more AUM. तो और कुछ नहीं है, but you know there is nothing much to read on this, you know, mutual fund क्या खरीद रहे हैं क्या बेच रहे हैं. और कुछ भी कहना हो आप कह सकते हैं, नहीं कहना है तो अभी एक और बात कहनी है. वैसे ये पुरानी बात है, कुछ नया नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू रिपीट. I just want all of you to, you know, refresh your memories and, you know, get back to the basics of why we started, why we do things certain way, and, you know, why it makes sense to do. So वो सब थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा सा दिमाग में आपके ताजगी चाहिए उन सब विचारों की. देखिए आपने देखा होगा कि फंडामेंटल्स की हम बात करते हैं बट मोस्टली जो है चार्ट पोस्ट करके काम चला लेते हैं ना. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फंडामेंटल्स हम देखते नहीं है ना, देख लेते हैं थोड़ा. अब उसकी वजह ये है क्योंकि देखिए आखिर में स्टॉक जो ट्रेड होते हैं, जो अपनी मार्केट है, वो ऑक्शन ड्रिवन मार्केट है. क्या होती है ऑक्शन ड्रिवन मार्केट? कि बोली लगानी पड़ती है ना. खरीदार को बोली लगानी पड़ती है, बेचने वाले को बोली लगानी पड़ती है, दोनों को. अच्छा टेक्निकली जो है खरीदने वाले को ही बोली लगाना बोलते हैं, बेचने वाले को नहीं बोलते हैं ना, उसको आस्क बोलता है. तो बिड इसे बोलता है ना. बिड मतलब होता है कि आप किस प्राइस पे खरीदना चाहते हो कोई चीज, आस्क मतलब होता है आप किस प्राइस में बेचना चाहते हो. ठीक है, अब बिड और आस्क के हिसाब से ऑक्शन ड्रिवन अगर मार्केट है तो अगर आप कॉमन सेंस से समझे तो इसका मतलब है कि स्टॉक के जो प्राइसेस है वो डिटरमाइन होते हैं एक ही बात से, सप्लाई और डिमांड से. अगर किसी स्टॉक की सप्लाई बढ़ जाएगी अचानक से तो स्टॉक गिर जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी तो बढ़ जाएगा. अब ये रिलेटिव होता है, ऐसा नहीं कि जो है सप्लाई एब्सोल्यूट सेंस में बढ़े तभी जो है स्टॉक गिरेगा. इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि ऐसा ना हो तो फिर भी ऐसा हो जाएगा. कैसे, थोड़ा सा देखते हैं. अब देखिए एक स्टॉक है, हम ऐसे ही रफली बात कर रहे हैं ना कि उसकी डिमांड हम मान लेते हैं 100 है, सप्लाई भी 100 है. ठीक है, अब सप्लाई उसकी 100 ही रहती है लेकिन डिमांड उसकी घट जाती है, 70 हो जाती है. रीजन क्या है? ये यूक्रेन और रशिया वाला ये जो वॉर वाला सिचुएशन टाइप का कुछ बन रहा है उसकी वजह से डिमांड उसकी घट जाती है, सप्लाई अभी भी उतनी है. तो क्या हो? आप रिलेटिवली आप ये बोलेंगे ना कि सप्लाई बढ़ गई डिमांड से, जबकि एब्सोल्यूट सेंस में वही है, तो स्टॉक क्या करेगा? गिरने लगेगा. लेकिन यही प्रॉब्लम और जो है प्रोनाउंस हो जाएगी अगर सप्लाई भी बढ़ जाए, जो कि जनरली ऐसा ही होता है. तो सिर्फ आपने नोटिस किया होगा जब जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी घट जाती है उसके साथ, एब्सोल्यूट सेंस में. और इसका उल्टा भी सही है, जब जब डिमांड घटेगी तब तब सप्लाई भी बढ़ जाती है. तो जैसे अगर ये वॉर टाइप अनसर्टेनिटी टाइप की सिचुएशन है तो नॉट ओनली फ्यूअर पीपल विल बी विलिंग टू बाय समथिंग बट देयर विल बी मोर पीपल विलिंग टू सेल. सो वो डबल आप कह सकते हैं दोनों साइड से थप्पड़ पड़ते हैं ऐसे सिचुएशन में ना. यू आर गेटिंग स्लैब्ड
यू नो फ्रीक्वेंटली, कंसिस्टेंटली, है ना, ऑन बोथ चीक्स। तो कोई मौका नहीं मिलता है। तो ये आप इसी को कह सकते हैं मोमेंटम है ना? तो ऐसे ही होता है। आप देखेंगे तो अल्टीमेटली देखिए, अगर सप्लाई डिमांड से प्राइस डिसाइड होते हैं, इसका मतलब ये कि जो स्क्रीन पे जो आप प्राइस देखते हैं वो एक फैक्ट है ना, वही एक अल्टीमेट फैक्ट है मार्केट, क्योंकि वो स्किन इन द गेम वाला कंसेप्ट है। वो जो प्राइस आप देख रहे हैं वो किसी ने अपने पैसे लगाए हैं, किसी ने पोजीशन क्रिएट की है, शॉर्ट की है, लॉन्ग की, तो वो एक अल्टीमेट फैक्ट है। वहां पे एक वास्तविकता में लोग पैसे जो है लगा रहे हैं, वो लोगों के हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है। तो जब हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं, जो हमको बहुत पसंद है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम जो है, वो जो इंसान हैं, जो पैसे लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, उनका नेचर कलेक्टिवली समझने की कोशिश करें। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट है, उनका जो कलेक्टिव साइकोलॉजी है, अभी पोजीशन है मार्केट के लिए, वो क्या है, वो समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम जो है प्राइस एक्शन को प्रेफर करते हैं ओवर एनी अदर मेथड ऑफ मेकिंग मनी इन द मार्केट। अब इसमें आप कह सकते हैं कि अब 20 साल बाद क्या होगा ये नहीं पता चलता। ऑफ कोर्स नहीं पता चलता। 20 साल बाद क्या होगा वो हम शायद प्राइस एक्शन देख के, चार्ट देख के नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, आप कहने को हम वो एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बोल सकते हैं कुछ ऊट-पटांग, उसके हिसाब से जो है प्राज इंडस्ट्रीज में 50,000 का टारगेट आ जाएगा, है ना? ऐसे कुछ ऊट-पटांग चीजें हो जाएंगी, बट दे डोंट मेक सेंस, है ना? सो वो तो किसी को नहीं पता, तो वो अननेसेसरी बात है। तो ये सही है कि जब आप चार्ट देखते हो तो उसकी लिमिटेशन होती है कि आप बहुत लॉन्ग टर्म का चीज नहीं बता पाए। लेकिन किसने कहा कि आपको बहुत लॉन्ग टर्म का आज ही से जानना है? आखिर में जो लॉन्ग टर्म होता है वो भी तो शॉर्ट टर्म से ही मिलके बना होता है। अगर जो है बहुत ये अयोध्या में जो है राम मंदिर बनने जा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि सडनली राम मंदिर एकदम पूरा-पूरा बन जाएगा, है ना? You'll have the foundation, then you'll have, something above the foundation, then further, then further, then further, then ultimately you'll have the entire premise, entire, temple, setup. तो वो भी तो कहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, वैसे ही मोमेंटम होता है, वैसे ही ये लॉन्ग टर्म होता है। तो अगर कोई स्टॉक है, उसको अगर मल्टी बैगर बनना है कई सालों में, इसका मतलब है कि अगर कई साल में मल्टी बैगर, मान लीजिए 20 साल में मल्टी बैगर बनना है, तो उसको सालों में अच्छा करना पड़ेगा। अच्छा, अगर वो सालों में अच्छा कर रहा है तो इसका मतलब है कि महीनों में अच्छा करना पड़ेगा। महीनों में अच्छा करना पड़ेगा तो वो कभी हफ्तों में भी अच्छा करेगा। तो फिर कहीं दिन भी होंगे जहां से अच्छा किया स्टार्ट हुआ होगा। तो इसलिए हमको कोई हेडेक नहीं होती है कि प्राइस एक्शन और चार्ट देख के तो बहुत लॉन्ग टर्म कोई फोरकास्ट नहीं कर सकते, तो क्या करें, है ना? तो ये एक्चुअली इसका एडवांटेज है कि लॉन्ग टर्म का कोई फोरकास्ट कर ही नहीं सकते। एक्चुअली गुड न्यूज है ना, उसके हिसाब से चल। तो आपको बस वो कुछ-कुछ दिन में वो आपको इवैल्यूएट करना है, देखना है। अच्छा, वैसे भी ये जो फंडामेंटल वैल्यू इन्वेस्टर हैं लॉन्ग टर्म वाले, ये भी तो आजकल यही बात बोलते हैं। बोलते हैं बाय राइट सिट टाइट नहीं, बाय राइट सिट टाइट एंड मॉनिटर रेगुलरली। तो ये जो मॉनिटर रेगुलरली है वो हमें भी करना पड़ता है चार्ट देख के। तो उसमें कौन सी आफत आ गई, है ना? तो इसमें कोई ऐसा फंडामेंटल कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। बस लेकिन एक बात आप समझिए, देखिए जो फंडामेंटल रिसर्च होती है, बिज़नेस रिसर्च होती है, एनालिसिस होती है, ये क्या है? ये कोई फैक्ट है या क्या है? ये तो ओपिनियन है ना। अब ये ओपिनियन किसी की भी हो सकता है कि द लीजेंड वॉरेन बफेट की हो, या कोई वो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट की जॉब करता है कोई किसी ब्रोकर फर्म में, उसकी हो सकती है, या कोई वो ट्विटर में जो है वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करता है उसकी हो सकती है, या कोई आप में हम में से किसी की हो सकती है ओपिनियन। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल रिसर्च, बिजनेस रिसर्च, ये सब क्या है? दे आर नॉट फैक्ट्स, दे आर ओपिनियन। वी शुड बी वेरी क्लियर, दीज आर जस्ट ओपिनियन। लेकिन जब हम प्राइस एक्शन में प्राइस देख रहे होते हैं चार्ट में, दैट इज एक्चुअली अ फैक्ट, नॉट ओनली अ फैक्ट, इट इज द अल्टीमेट फैक्ट। तो ये हमको समझना है कि क्यों जो तरीका हम एडवोकेट करते हैं, जो तरीका हम खुद फॉलो करते हैं, जो तरीके की हम बात करते हैं सब जगह, प्रो से लेके पब्लिक से लेके यूट्यूब से लेके टेलीग्राम से लेके ट्विटर तक, उसकी वजह यही है, क्योंकि हम जो फॉलो कर रहे हैं उसके जो बेसिस में है वह फैक्ट, रियल मनी, स्किन इन द गेम, उस वजह से हम ये करते हैं। तो आप ये समझिए, ये अगर कोई एक बहुत बढ़िया फंडामेंटल रिसर्च रिपोर्ट आ जाए, उसकी वजह से क्या ऐसा हो सकता है क्या कि अ, स्टॉक के ट्रेंड में परिवर्तन हो जाए? नहीं। अब कहने वाले नज़ारा को बहुत पहले से बोल रहे थे कि 900 पे जाना चाहिए। वो उल्टा हो गया, वो 3200 पे पहुँच गया।
एक्चुअली। और जब शायद वो लोग बुलिश हो गए होंगे तब वो नीचे गिर गया। तो ऐसा बहुत से स्टॉक्स में हुआ है, ठीक है? मतलब अनगिनत स्टॉक्स मिलेंगे आपको, जिसमें जो बहुत बड़े ब्रोकरेज एनालिस्ट जो है उल्टा बोलेंगे, वो कुछ और बोलेंगे, मार्केट कुछ और करेगी, सेम स्टॉक। तो ये आपने देखा, ये होता रहता है। क्योंकि जो फंडामेंटल रिसर्च है, ये जो रिपोर्ट्स हैं और जो ये मॉडलिंग है, दे आर नॉट सम फैक्ट्स, दे आर नॉट सम नेचुरल लॉ, दे आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट, लाइक देयर कुड बी सम इम्पैक्ट बट नॉट अ बिग थिंग, क्योंकि वो एक्चुअली डायरेक्टली कोई उनका रिलेशन ऐसा नहीं है। तो ये हमको जो है थोड़ा सा समझने की ज़रूरत चाहिए। या ही इज़ टॉकिंग अबाउट पेटीएम और जो है ज़ोमैटो। सो पेटीएम, ज़ोमैटो में भी आपने देखा होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस और उनके हिसाब से अलग-अलग व्यू थे कि कहाँ क्या कहाँ होना चाहिए। मार्केट एक्चुअली सब अलग कर रहे हैं ना, सो मार्केट इज़ नॉट रियली बॉदर्ड ना, क्योंकि उसमें जो बड़े लोगों का पैसा है, दे आर नॉट गोइंग टू डिसाइड लुकिंग एट दीज़ फंडामेंटल रिसर्च रिपोर्ट। So they have their own mind, they have their own teams, tools, and ways to go about थिंग्स। तो वो उनका स्टाइल है, वो उसके हिसाब से करेंगे। तो इसलिए अल्टीमेटली आपको क्या करना है, आप फंडामेंटल रिसर्च करिए, सब करिए, अच्छी बात है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, आप मार्केट के ऊपर नहीं है। तो अगर मार्केट आपसे डिसएग्री करेगी, इसका मतलब ये कि आप गलत हैं और आप चुपचाप हाथ पांव जोड़ेंगे और मार्केट के साइड में चले जाएंगे। और अगर ये हिम्मत नहीं हो पा रही क्योंकि आपका ईगो बहुत बड़ा, तो किनारे बैठ जाइए। लेकिन लड़ना मार्केट से नहीं है, इतना एकदम क्लियर होना चाहिए। लड़ना नहीं है इसका मतलब क्या है? एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में कभी लॉन्ग नहीं जाना है और एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक में कभी शॉर्ट नहीं करना। हीरोगिरी नहीं करना है। हीरो का ही काम होता है लड़ना, तो वो काम नहीं करना है आपको, क्योंकि मार्केट से लड़के कोई जीत पाया नहीं है। तो अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तभी उसको लॉन्ग करना है, बेस बन के ऊपर आ रहा है लॉन्ग करना है। लेकिन नीचे जा रहा है, क्लियर डाउन ट्रेंड है, सपोर्ट क्या बात, सपोर्ट तोड़ता जा रहा है, नए ट्रेंड डेवलप कर रहा है, लेकिन नहीं, उसमें जो है आप जो है फंडामेंटल रिसर्च है, ये बहुत बड़ा है, 3 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा, वो कर देंगे लॉन्ग। नहीं, ये गलती बिल्कुल आपको नहीं करना। हम ये बोल कर रहे हैं, रियल एस्टेट में हमारा बहुत बड़ा पॉजिटिव व्यू था, बहुत सारे स्टॉक्स ने अच्छा भी किया, लेकिन जो स्टॉक हमने अनफॉर्चुनेटली चुना, उसने कुछ दिन अच्छा किया, उसके बाद फिर खराबी खराब किया। अब वो खराबी करता रहता है, आज थोड़ा शायद उसने अच्छा किया होगा। आ, देख ही लेते हैं, अगर कह रहे हैं तो कम से कम फिर सही बात हो जाएगी, जो हुआ उसके हिसाब से। हाँ, तो आज थोड़ा उसने इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की हम बात करें, तो जब हमने बात की थी वो जुलाई था, है ना? जुलाई में हमने बात की थी, तो तब 140-40 के आसपास में होता था। अब 140 उसने तुरंत 170 कर दिया था हाई, फिर उसके बाद वापस 120 पहुंच गया था, 125, और 125 के बाद उसने फिर नया हाई बनाया 194 के अराउंड में ना, और फिर अभी गिरने लगा। अब जब गिरने लगे तो देखिए, ये 200 डीएमए पे तो उसने 9 फरवरी को ही तोड़ दिया था 141 पे। अभी वहां पे एग्जिट कर देना था अगर उसके पहले नहीं किया था। वैसे उसके पहले भी बहुत सारी एग्जिट थी। तो हम कह क्या रहे हैं, हम कह ये रहे हैं, जो हमने रियल एस्टेट में व्यू बनाया था, वो ऑफ कोर्स हमने प्राइस एक्शन के हिसाब से बनाया था। उसका मतलब ये कि चार्ट भी देखा था, और जो हमारी बिजनेस समझ है, फंडामेंटल समझ है, सोसाइटी में जो ऑब्जर्वेशन है, वो सब हमने कंबाइन करके ये व्यू बनाया था कि रियल एस्टेट में डाउन ट्रेंड जो है खत्म हो गया, अप ट्रेंड की बारी आ गई है और वहां से हम चल चुके हैं। तभी यहाँ पे मौका बनता है। लेकिन अगर मार्केट कहती नहीं नहीं, आप जो है जो मौका बना रहे हैं, तो वो मौका बन चुका जो होना था, अभी एंट्री में पहले हम पिटाई करेंगे सबकी, तो हम उनसे झगड़ा नहीं करेंगे। हम चुपचाप कहीं पे एक जगह देख के एग्जिट कर देंगे और कुछ और देखने लगेंगे जो ठीक कर रहा है। तो ये हमारा काम है। इसमें हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो इम्पल्सिव होके कुछ नहीं करना है, ठीक है? कोई इंसान कितना बुलिश बातें करता है टीवी में, कॉलम्स में, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, उससे मार्केट का कुछ नहीं होना। मार्केट का ट्रेंड नहीं बदलने वाला उसके उसके हिसाब से। अब वो चाहे राकेश झुनझुनवाला हो, चाहे कोई और। तो अब जब उनकी वजह से नहीं बदल सकता, तो हमारे और आपके और बाकी लोगों के कहने से क्या ही बदल जाएगा। तो अपने आप को तो ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है इन सब मामलों में ना। तो हमेशा आपको प्राइस एक्शन देखना है बिफोर यू टेक एनी डिसीजन ऑफ बाइंग। अच्छा, बाइंग हम कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब अब सिर्फ स्ट्रिक्टली बाइंग के लिए बोल रहे हैं। बाइंग हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं आप सिर्फ लॉन्ग करते हैं। अगर आप शॉर्ट भी करते हैं तो आपको फिर सेल करते टाइम भी प्राइस एक्शन देखना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? When you're increasing your exposure, you must adhere to the process of price action. You shouldn't deviate from it. उसमें कोई गलती हो जाएगी तो यकीन मानिए फिर बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो इसमें आपको एकदम गलती नहीं करनी है। ये people get carried away by fundamentals, great management, great celeb investor जिनके 2 लाख फॉलोवर है,
ही ट्वीटेड अबाउट इट। ऐसा नहीं करना। उनके क्या कहने नहीं कहने से आपका घर नहीं चलेगा, आपके पैसे नहीं बढ़ेंगे, आपका बिल नहीं पे होगा। आपका बिल पे होगा, घर चलेगा, पैसे बढ़ेंगे जब आप प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो उसमें आपको कुछ गलती नहीं करना है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये बड़ा पोर्टफोलियो वर्दी स्टॉक है, कहीं भी खरीद लो। ऐसा कुछ नहीं होता। पोर्टफोलियो वर्दी स्टॉक का मतलब बस ये होता है कि उसमें थोड़ा-सा जो आप लीवे देंगे, जो मार्जिन देंगे वो थोड़ा बढ़ा दें, कि इसको हम ये काम कर जाए, इसको थोड़ा ज़्यादा मौका देंगे। ज़्यादा देर तक हम पेन सहेंगे इसमें, बस ये है। इसका मतलब ये नहीं कि अनलिमिटेड पेन सहेंगे, अनलिमिटेड मौका देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अनलिमिटेड नाम का कुछ होता ही नहीं है। कुछ अगर अनलिमिटेड है, अनंत है, तो क्या है? अनंत बस एक ही चीज़ है, ईश्वर, और कुछ अनंत नहीं है यहाँ पे। तो उसके अलावा अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो हर चीज़ में आपको एक पॉइंट डिफाइन करना है कि दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ फेल्योर। इसके नीचे जाओगे तो आई विल से टाटा बाय बाय। उसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न एकदम से भी नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत सारा ज्ञान हो गया। अभी किसी को कुछ कहना है, बोलना है, पूछना है तो प्लीज़ फील फ्री, अदरवाइज़ आई विल एंड दिस। और कहिए तो स्टॉक भी बता देते हैं हम कुछ जो अच्छे दिख रहे हैं। या आप लोग क्या कहते हैं उसके हिसाब से है, मतलब आई नो यू विल बी स्केयर्ड एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई कैन स्टिल टेल यू स्टॉक्स जो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ओके, नहीं है बोलने के लिए कुछ। तो जैक्सन पाल फार्मा, तो वो तो मैंने बोला था, वो काफ़ी नीचे बोला था, है ना? व्हेन आई ट्वीटेड प्रोबब्ली इट वाज़ एट 170 और समथिंग। अभी वो 250 के आसपास में है, तो उसको तो नहीं चेज़ करना, ठीक है? वो गलती मत कर देना। अ, एक दूसरा स्टॉक है एग्रीटेक, लेकिन वो जो है पिछले 3 दिन से सर्किट लगा रहा है। आई जस्ट लुक एट इट एंड डोंट ट्रेड। और मैंने बोला भी नहीं है, 10% के 3 सर्किट लगा चुका है। So that also you can't do anything about it now. एक स्टॉक है जेनेसिस इंटरनेशनल, ये प्रो में मैंने बहुत बार बात की है, पब्लिक में नहीं बात की है, पहली बार कर रहे हैं। तो ये मैं बताता हूँ, ये मैपिंग का काम करते हैं, तो वो मैप माई इंडिया है जिसका आईपीओ आया था, है ना? लेकिन उनका स्टॉक खराब है, वो स्टॉक अभी खराब कर रहा है, प्राइस एक्शन बहुत ही बुरा है, वो नहीं दिख रहा है। जेनेसिस इंटरनेशनल लुक्स गुड। अब इसमें लुक्स गुड का मतलब ये है कि अभी आपको कल देखना है कि व्हाट इट डज टुमारो, है ना? क्योंकि इसका जो हाई है 469.4 का, सो इट मस्ट क्लोज अबव 470, है ना? सो इफ यू सी द स्ट्रेंथ देयर देन प्रोबब्ली यू कैन गो लॉन्ग। लेकिन इसमें जो टेक्निकल स्टॉप लॉस होगा वो काफी नीचे होगा, तो यू हैव टू लाइक यू आर सिटिंग लाइक व्हेन ट्रेन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड मूविंग। तो अभी आपको देखना है कि आप वो चढ़ पाओगे, इतनी तेज तो नहीं चल रही है ना ट्रेन कि आप गिर जाओगे। तो वो आपको देखना पड़ेगा। बट जेनेसिस इंटरनेशनल, this is something like it is going against the market, तो मतलब it looks quite strong, quite well। तो ये आप देख सकते हैं एक स्टॉक जेनेसिस इंटरनेशनल, ठीक है? उसके अलावा एक स्टॉक है क्रिस्ट वेंचर्स, वो भी आप देख सकते हो, अच्छा दिख रहा है। टेक्सटाइल में बहुत कम स्टॉक है जो अभी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। उसमें से एक स्टॉक है जो मैंने कभी बहुत पहले पब्लिक में पोस्ट किया था, 8 महीने पहले, नंदन डेनिम, ठीक है? तो नंदन डेनिम इट लुक्स नाइस। तो आज जो इसकी कैंडल है वो बहुत अच्छी है। तो मतलब आज की कैंडल कैसी है? गैप डाउन ओपनिंग, फिर थोड़ा और नीचे गया, फिर ऊपर आए, और फिर ऑलमोस्ट डे हाई पे क्लोज हुआ, विच इज जस्ट ग्रेट। और वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं। तो नॉर्मली उसके 2 लाख के करीब, सॉरी 2 लाख नहीं, नॉर्मली उसका वॉल्यूम होता था 60,000, है ना? ऐसे 65,000। आज जो है 2 लाख वॉल्यूम था, तो ऑलमोस्ट 3 गुना वॉल्यूम पे इतना अच्छा मूव, ठीक है? तो वो बहुत एक आप कह सकते हैं कि एक अच्छा चार्ट है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो एक स्टॉक हमने बात की थी, कंगना रनौत का वो शो आने वाला है ना, लॉकअप रियलिटी शो, बालाजी टेलीफिल्म्स। तो बालाजी टेलीफिल्म्स वो जो है उसमें वैसे बहुत वोलेटिलिटी आपको चार्ट पे दिखेगी, बट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि वो स्टॉक क्या अभी भी अच्छा दिख रहा है, तो आई से यस, है ना? तो मतलब बालाजी टेलीफिल्म्स आप कह सकते हैं कि अच्छा दिखाई दे रहा है। वो भी मैंने 72 के अराउंड में पोस्ट किया था, ठीक है? तो 72 के अराउंड में पोस्ट किया, इट वेंट टू एज हाई एज 90 डिस्पाइट वीक मार्केट, और फिर उसके बाद वापस लो बना दिया उसने 70 का आज का। 70 से भी शायद नीचे चला गया था, 69.85 टू बी प्रिसाइज, ऑलमोस्ट 70 ही है वो। तो और फिर क्लोजिंग दी है 78 की, तो इट लुक्स गुड। वॉल्यूम बहुत ही अच्छे हैं, तो मतलब वो गिरता है तो लो वॉल्यूम है। 4,71,000 वॉल्यूम था जब कल गिरा था, लेकिन आज 24 लाख वॉल्यूम है। इमेजिन दैट, 5x वॉल्यूम, ठीक है? इट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। और इन्होंने ये पूछा सेंचुरी टेक्सटाइल का, तो इसमें तो इन्होंने सारे सपोर्ट अभी तोड़ दिए हैं, ठीक है? अब नया बात क्या है कि
जो आज का लो है ना, तो आज का लो क्या है, आई जस्ट लुक एट इट, 740.95, तो 740 आप मान लो। अगर 740 तोड़ता है सेंचुरी टेक्सटाइल, देन यू शुड एग्जिट, है ना, क्योंकि वैसे तो इन्होंने बहुत सारे सपोर्ट ऑलरेडी ऊपर के तोड़ दिए हैं, तो वो आपको देखने की एक जरूरत है। नेशनल एल्युमिनियम, आप सब जानते हैं एल्युमिनियम जो है ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाई पे ट्रेड करे। तो नेशनल एल्युमिनियम ने आज बहुत बढ़िया बुलिश इंगल्फिंग बनाई है। वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम है। जो नॉर्मल वॉल्यूम होते थे उसका ऑलमोस्ट 1.5 गुना है। एफएनओ का स्टॉक है, तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखें, लेकिन इट लुक्स एब्सोल्युटली गुड। तो नेशनल एल्युमिनियम इज अनदर स्टॉक। वीआईपी इंडस्ट्रीज, अच्छा वीआईपी इंडस्ट्रीज में जो थीम है वो है ओपन अप द इकोनॉमी, ना, तो जो होटल्स और लेजर रिलेटेड बिजनेसेस है, दे आर लुकिंग गुड। तो उसमें जो है वीआईपी इंडस्ट्रीज एक बैग्स की वजह से, लगेज वाला बिजनेस की वजह से ठीक है। एक चोला फिन है ना, चोला मंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, it doesn't make sense why it keeps rising. It actually makes sense because they've started new verticals, है ना, तो वहां पे ग्रोथ आने वाली है। So a house that used to be pretty conservative suddenly have started becoming a little aggressive on terms of, you know, opening up new verticals of businesses so that they can grow। उसकी वजह से स्टॉक मतलब इतना स्ट्रांग तो नेशनल एल्युमिनियम भी नहीं रहा है, जबकि एल्युमिनियम प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पे है, ठीक है। तो चोला फाइनेंशियल है ना, मतलब इट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। लेकिन ये एफएनओ का स्टॉक है, तो अब ये जो स्टनिंग स्टॉक है, कब ये बहुत ही उल्टा स्टनिंग हो जाए, नोबडी नोस। तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप जो ट्रेड कर रहे हो वो आपकी समझ के अंदर है, और उसके इधर उधर आप ज्यादा नहीं कर रहे हो, ठीक है। एच टी मीडिया के स्टॉक है, जो मैंने प्रो में बताया था, कुछ पता नहीं 30 के नीचे बताया था, प्रॉब्ली 29 और समथिंग। वहां से उसने हाई बनाया 40 के करीब करीब का, 39 पॉइंट समथिंग, और फिर नीचे आ गया है ना। आज जो है उसने जो लो बनाया 29 का लो बनाया है। इट लुक्स गुड, है ना, क्योंकि अच्छा बाउंस आया है सपोर्ट पे आके। तो यू कैन लुक एट इट। अभी यहाँ पे आप लोगे तो स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा एच टी मीडिया में, तो ये आप देख सकते हो। चूंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वो प्रो का आइडिया, तो आप ये भी समझ जाओ कि आई हैव गुड इनफ कन्विक्शन देयर, तो मतलब है ना। पावर इंडिया करके एक स्टॉक है, जो हमने बहुत पहले कई बार बात की है, कई बार मैंने उसका चार्ट पोस्ट किया है। दैट आल्सो लुक्स गुड, तो आप वो देख सकते हो। uh, तो ये कुछ स्टॉक थे जो मुझे ठीक दिखाई दे रहे थे। अब होने को तो और भी बहुत सारे स्टॉक है। शांति गियर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, तो मैं वो दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इट लुक्स गुड। और होम फाइनेंस कंपनीज में आवास फाइनेंशियल है, इट इज लुकिंग गुड, बट आई नो व्हाई इट इज लुकिंग गुड, बिकॉज देयर इज जस्ट नो फ्लोट। So if there is no float, who is going to sell? Those who could, chicken out, they already chickened out. So probably there is nobody left. And even if there are some people who are, like they may get scared and they might sell, तो these began the lap it up। तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि आवास फाइनेंशियल का जो स्टॉक है, इट इज होल्डिंग क्वाइट वेल, बट दैट डज नॉट मीन इट कैन एक्चुअली रन अ लॉट, है ना। बट आप ये कह सकते हैं कि डाउन साइड प्रीटी मच जो है कैप्ड है। एक दूसरा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का, मतलब कंज्यूमर अप्लायंसेस की कंपनी है बटरफ्लाई गांधीमती। उसमें शायद कुछ स्टोरी है कि दे हैव बीन अप्रोच्ड बाय हैवेल्स एंड अदर कंपनीज टू कंसोलिडेट द मार्केट ऑफ कंज्यूमर अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस। तो उसमें एक अलग टाइप का ट्रिगर है, उसकी वजह से स्टॉक जो है काफी स्ट्रांग है। वोलेटिलिटी उसमें भी रही है कि 1100 जाता है, फिर 1400 पहुंच जाता है। बट वोलेटिलिटी तो आप जो है ऐसी मार्केट से नहीं निकाल सकते, उसका तो कोई इलाज आपके पास नहीं होगा। फ्यूचर्स में मारुति सुजुकी करके वो भी एक स्टॉक अच्छा है। एस्टिमेट चूंकि अच्छा है, तो आपको कहने की जरूरत नहीं है कि जागरण प्रकाशन, एनडीटीवी, ये सब जो रिलेटेड मीडिया रिलेटेड बिजनेसेस है, दे आर आल्सो लुकिंग डिसेंट। कुछ शुगर के स्टॉक्स हैं, दे स्टिल आर होल्डिंग वेल। सो वहां पे कुछ आप कह सकते हैं कि आशा है कि चीजें वहां से अच्छी हो सकती है। पावर से रिलेटेड मैंने अभी वो पावर इंडिया की बात की थी। यू कैन फिगर आउट अदर स्टॉक्स जो आपको ठीक लगते हैं। कुछ केमिकल में जो बेसिक केमिकल के स्टॉक है, वो कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। जैसे एक स्टॉक है जिसकी सिद्धांत ने कई बार शायद हिंट्स दिए हैं, श्री रायलसीमा हाई स्ट्रेंथ हाइपो ना। ये भी प्रो आइडिया है, काफी पुराना, बट इसने कुछ खास काम नहीं किया था, थोड़ा बहुत करके खत्म कर दिया था। तो यू कैन लुक एट दैट ऑल्सो। ये कुछ है स्टॉक्स जो अभी भी ऐसी सपोजिटली वीकर मार्केट में भी ठीक ठाक ट्रेड कर रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ बहुत इसमें, वैसे आप चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि करेक्शन हो गया, लेकिन वो करेक्शन मतलब अपने आप में कोई इतनी बिग डील नहीं है, गिवन दे हैव हैड गुड रन। एक स्टॉक है शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, है ना, इसमें जो बेस बन रहा है बहुत अच्छा है। और आज जो हैमर बना है
वो प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर से शार्प बाउंस आया है ना, तो टेबल ये जो टेनिस बॉल एक्शन है वो बहुत आप कह सकते हैं कि अच्छा है। तो ये भी मैंने कुछ दिन पहले बात की थी प्रो में, बट कोई ऐसा ट्रेड नहीं दिया, लेकिन बात की थी, तो वो है। उसके अलावा अगर देखते हैं तो एक स्टॉक है आखिरी में, ये मैं आपको बताता हूँ, फिर आज का जो है ये सेशन खत्म करते हैं। वो है SIL इन्वेस्टमेंट। ओके, तो SIL इन्वेस्टमेंट आपको नाम से ही लग रहा होगा कि ये जो है होल्डिंग कंपनी, मतलब ये जो है शेयर्स होल्ड करते होंगे और कंपनीज के, जो कि प्रॉब्ली लिस्टेड होगी। तो इनकी जो बुक वैल्यू है वो 1700 रुपए है, जो करंट प्राइस है 350 रुपए। ठीक है, अब ऐसी हालत में अगर हम देखें तो रफली रफली आप ये कह सकते हैं कि ये जो स्टॉक है वो अपनी जो होल्डिंग्स हैं वो उनके हिसाब से कितने डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, 80%। ओके, तो ये SIL जो इन्वेस्टमेंट्स है, ये काफी अच्छा चार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो ये एक आप कह सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया, मतलब जितने मैंने अभी तक स्टॉक बोले हैं, तो एक आप कह सकते हैं शंकरा बिल्डिंग है ना। तो अगर मुझे दो स्टॉक बोलना होगा तो आई से SIL इन्वेस्टमेंट एंड शंकरा बिल्डिंग। ठीक है, तो ये कुछ दो आप कह सकते हैं कि काफी अच्छे हैं स्टॉक। किसी को और कुछ पूछना है, कहना है, तो यू कैन, एंड इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू से दैट इज फाइन, आई विल एंड दिस सेशन हियर। ओके, Hello. Can I ask about some of the PSUs which are performing earlier with good dividend, like BL, MSTs, ARCTC, BSC, like these scripts which are holding now? What's your it is actually a little harder to understand what you're saying, but if I understood few names, then you talked about MSTC, IRCTC, and BSE. Okay, is that what you said? B electronics? I don't know. Probably you can type in the group and then I'll take your question. Like I can't understand what you're saying. So I can still answer about few PSUs anyway. So MSTC का अगर मैं चार्ट देखता हूँ 200 DMO पे आज बैठा हुआ है वो, है ना। अगर बहुत ही टेक्निकल आप हो जाओगे तो उसके नीचे हो गया आज जो क्लोजिंग है उसका। ठीक है, जरा सा। तो अब देखते हैं 2-4 दिन में अगले ये कैसा एक्शन देता है, बट यू नो इट डजंट लुक प्रीटी ग्रेट। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि डाउन साइड काफी लिमिटेड है, अनलेस इट ब्रेक्स 200 DMA, वो भी तोड़ देगा तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। IRCTC का स्टोरी वैसा नहीं है। IRCTC में 200 DM में अभी भी काफी नीचे है, तो करीब 675 पे है और स्टॉक अभी 800 पे है। सो देयर इज एम्पल स्पेस फॉर इट टू फॉल। और ये जो बेस है ना, ये बहुत बार इसने हिट किया है। तो ये जो आपको याद होगा अक्टूबर में जो फॉल आया था ना, वो गवर्नमेंट के एक्शन की वजह से, IRCTC के जो टिकट्स और प्राइसिंग और उन सब की वजह से, तो वो जो बेस इसने बनाया था 25 अक्टूबर के आसपास में, सेम बेस को वो रिटेस्ट किया है बहुत बार। तो मतलब अब अगर ये टूटता है ना यहाँ से, और जिसकी संभावना हाई दिख रही है, तो इट लुक्स बैड। मतलब अगर ये तोड़ देता है 770 का लेवल, तोड़ देता है, तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर जो है IRCTC में काफी दुख भरे दिन देखने पड़ सकता है। ठीक है, तो जनरली लाइक आई वुड नॉट से गो विद द बास्केट अप्रोच, दैट टाइम इज गॉन। यू आर बेटर ऑफ फोकसिंग ऑन द इंडिविजुअल स्टॉक्स एंड चेकिंग देयर चार्ट्स। एंड प्लीज डोंट थिंक दैट यू विल बिकम लेस ऑफ intellectual and lesser brain if you start looking at the chart. So don't think like that. It will help you out. You'll be able to make good money. और रशिया एंड यूक्रेन, इनका तो नाम ही नहीं लिया पूरे सेशन में, जबकि टाइटल यही था। एनीवे, सो आई डोंट बिलीव देयर इज एनी bigger downside left in Indian markets, not because of this, Russia and Ukraine thing. Number one. Number two, even if there is actually going to be a war, will bottom out in a week, you know, in a week or 10 days. That's it. Third thing, you should always go by the individual stock, never look at the index. Okay, just look at your stocks. If they're doing well, holding well, don't do anything. If they're getting weaker, then protect your profits and cut your losses. That's it. And if there is something, you can always ask in the group.
If we are not able to respond for some reason, then some other people who are like, member for a long time, they have experience in the market, they'll respond, and you can always discuss their things. I hope it helped and it gave you some good perspective about how things are and how we look at things. And probably we'll upload this on YouTube. So those who missed some parts of it, or they want to just go through again, they can actually look at it later in the YouTube. All right. Thank you. Bye bye.